वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट हूँ इशफाक भट्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में एक टॉपिक है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप ये वीडियो फुल वॉल्यूम पर सुनिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, इसलिए आप फुल वॉल्यूम पर सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो हम नॉर्मली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं या फिर इंडस्ट्रियली हम इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है, वो जो रिलायबल है बहुत। इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये बहुत रिलायबल होते हैं, यानी कि जब भी आप पावर या इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के मतलूब हैं तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी फराहम करेंगे। उस वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इन सोर्सेज से, ये हमें धोखा नहीं देंगे। तो उसी को हम बोलते हैं रिलायबल। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है? एक तो कोल आता है, दूसरा पेट्रोलियम आता है। कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं वो हम आगे बताएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तीसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी चौथा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनमें से सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये एग्जॉस्टिबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ये सब जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि ख़त्म होते हैं। कोल, पेट्रोलियम या न्यूक्लियर एनर्जी जितने इनके रिजर्व हैं, जब वो इस्तेमाल हो जाएंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये रिलायबल होते हैं और सप्लाई करते हैं पावर, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर जब भी आपको चाहिए। अब कोल की तरफ आते हैं। तो कोल के बारे में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। और जो इसके डिपॉजिट्स हैं वो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल में पाए जाते हैं, जो मेजर डिपॉजिट्स हैं। और कोल फील्ड्स भी बिहार में ही ज़्यादा हैं और बंगाल में। कोल या तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, इट कैन बी यूज डायरेक्टली, या हीटिंग के लिए जैसे कि बुखारी में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और या फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मो इलेक्ट्रिक थोड़ा मिसलीडिंग टर्म है, हम थर्मल पावर प्लांट उसको बोलते हैं। तो जो मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया है वो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें कोल यूज़ होता है। तो उसके बाद जो पावर जनरेशन होता है वो ग्रिड को सप्लाई होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोल हम डायरेक्टली हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। ये बर्निंग कोल्स हैं। तो जब कोल बर्न होता है ये एक स्टीम जनरेटर में को हीट देता है। उस स्टीम जनरेटर में वाटर होता है, उसमें स्टीम प्रोड्यूस होता है, जो कि एक अंडर प्रेशर एक पाइप की ज़रिए होते हुए एक टरबाइन को चलाता है। फिर टरबाइन एक डायनामो को चलाता है, और डायनामो यानी कि जनरेटर फिर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सप्लाई होती है ग्रिड को। ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट। तो मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोड्यूस करते हैं वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नंबर उसके बाद है। कोल पिछले ज़माने में हम स्टीम इंजन्स में भी इस्तेमाल किया करते थे, जिससे कि ट्रेन्स वगैरह चलती थी और बाकी लोकोमोटिव्स भी चलते थे, और ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता था। इसी तरह पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि कोल की तरह एक फॉसिल फ्यूल ही है। और जो पेट्रोलियम है और कोल है वो कैसे बनते हैं? कोल और पेट्रोलियम तब बनते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्स बुरी होते हैं डीप अंडर अर्थ, तो उसके बाद उन पर बहुत टाइम के लिए प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता है, उससे कोल बनता है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि एनिमल जब बरी हो जाते हैं ओशन फ्लोर के नीचे, तो फिर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर प्रेशर और टेम्परेचर
उनमें चेंज हो जाती हैं और वो उनको पेट्रोलियम बन जाता है। तो इसी तरह फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, इसीलिए उनके रिजर्व जो हैं वो लिमिटेड हैं और वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ये एग्जॉस्टेबल हैं। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हम पेट्रोलियम की, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, असफॉल्ट, केरोसिन और नेचुरल गैस निकलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है इस पेट्रोलियम को, यानी कि क्रूड ऑयल को। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले जो वोलेटाइल है वो पेट्रोल है, उसके बाद डीजल, फिर केरोसिन, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे निकलते हैं। जो ये फॉसिल फ्यूल हैं, मेजर फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, मतलब पेट्रोलियम जो है, इसके ये सब डिविजन्स इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर इंटरनल कंबशन इंजन्स में, यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन में, जो हमारे कार्स में होता है, बसेस में होता है, ट्रक्स में होता है, जनसेट्स में होता है, या डीजल जनसेट्स में होता है, या एयरप्लेन्स में होता है। इन सब में जो है इंटरनल कंबशन इंजन्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये पंप्स को भी चलाता है और ये इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीट जनरेट होती है, मतलब पेट्रोलियम के जलने से जो हीट जनरेट होती है वो हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक पेट्रोल या डीजल इंजन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे रोटेरी मोशन प्रोड्यूस होती है। रोटेरी मोशन जब प्रोड्यूस होती हैं तो एक टरबाइन को हम चला सकते हैं। उसके बाद जो टरबाइन है वो फिर एक जनरेटर को चलाएगा और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, या फिर वो टरबाइन को नहीं चलाएगी। जो इंजन है वो फिर डायरेक्टली एक जो लोकोमोटिव है, यानी कि व्हीकल है, उसके टायर्स को चलाएगा, तो एक कार प्रोड्यूस होगी, एक ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह ये एक पंप में डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रोटेरी मोशन प्रोड्यूस होती है एक इंटरनल कंबशन इंजन में, तो वो एक पंप को चला सकती हैं और वाटर हम पंप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन बाय पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स नाउअडेज। तो हम पेट्रोलियम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कार्स में इस्तेमाल होता है, इनमें पेट्रोल और डीजल इंजन होता है। बसेस में डीजल इंजन होता है, ट्रेन्स में डीजल इंजन होता है या फिर डीजल इंजन होता है। एरोप्लेन्स में भी एक इंजन होता है जिसमें उसको बोलते हैं, वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होता है। वो थोड़ा पेट्रोल से ज़्यादा मतलब साफ़ होता है वो भी, लेकिन पेट्रोलियम से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जेट एयरप्लेन्स में भी फ्यूल जो यूज़ होता है वो पेट्रोलियम से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीजल जनसेट्स में डीजल यूज़ होता है, पेट्रोल जनसेट्स में पेट्रोल यूज़ होता है। केरोसिन स्टोव्स में डायरेक्टली केरोसिन यूज़ होता है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टोव्स में ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। और गैस व्हीकल्स में सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ होता है। इंटरनल कंबशन इंजन्स में जैसा कि हमने अभी बताया, हीट प्रोड्यूस होती हैं जो कि कन्वर्ट होती हैं रोटेरी मोशन में। रोटेरी मोशन से क्या होता है, या तो वो हम उससे व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, या वाटर पंप करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जनरेटर्स में। तो अभी हमने बताया कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि ब्यूटेन होता है इंडिया में, या फिर प्रोपेन होता है यूएसए में, ये और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैं, ये कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। और इससे हम ग्रीन व्हीकल्स भी पावर कर सकते हैं। अब हम बयान करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है। इसमें जो है क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम को हीट किया जाता है और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पाइप्स होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस पेट्रोलियम के। जिसका जो पेट्रोल है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब वेपराइज्ड फॉर्म में ज़्यादा होता है, केरोसिन उससे कम, उसके बाद डीजल, उसके बाद एसफाल्ट वगैरह वगैरह। और वेपर जो है वो एक सेपरेट वेंट से निकलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। तो इसमें एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है जिससे बहुत से फ्रैक्शंस पेट्रोलियम के अलग अलग होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम प्रोड्यूस करते हैं तब जब काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर की तब्दील होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जनरेटर की उसमें। तो जब इसको प्राइम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है दुनिया में भी और इंडिया में भी। इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 46,000 मेगावाट हैं। तो
2020 का ये डाटा है। दिस इज़ ओनली 12% ऑफ द इंस्टॉल्ड ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इससे, तो ये उसका सिर्फ 12% है। तो अब हम ज़्यादा थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। इंडिया इज़ द फिफ्थ ग्लोबली फॉर इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी। तो 5वां इंडिया है ग्लोबली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, डैम बना होता है, रिवर पे एक डैम बना होता है, तो उसमें वाटर स्टोर होता है। जब नीड होती है तो वो वाटर छोड़ा जाता है इस कॉन्ड्यूट पाइप के ज़रिए। तो जो वाटर है फिर वो चलाता है टरबाइन को, और टरबाइन फिर चलाता है एक डायनामो को। डायनामो फिर पावर जनरेट करता है जो कि सप्लाई होता है ग्रिड को। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर जनरेट होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी ऑफ द टरबाइन। इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर होता है ऊपर डैम में, और बहुत बड़ा टरबाइन जो है, बड़े टरबाइन जो है हम चला सकते हैं, और बहुत बड़े डायनामो यानी कि जनरेटर्स हम चला सकते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी हैं जो फिशन या फ्यूजन में निकलती हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फिशन वो प्रोसेस है जिसमें हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक होते हैं सिंपलर न्यूक्लियाई में, यानी कि यूरेनियम 235 मिसाल के तौर पर, जो कि एक हेवी न्यूक्लियस है, ये ब्रेक होता है प्लूटोनियम में, और जो दूसरे लाइटर एलिमेंट्स हैं उनमें ब्रेक होता है। ये प्रोसेस न्यूक्लियर बम के दौरान भी होता है। उसमें यूरेनियम ब्रेक होता है, प्लूटोनियम में, थैलियम में, लेड में वगैरह वगैरह, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसी तरह फ्यूजन में लाइटर एलिमेंट्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं और हेवियर एलिमेंट्स को बनाते हैं। यानी कि एग्जांपल इसकी ये है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ होते हैं तो वो एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। ये प्रोसेस सन में होता है, और इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है। अभी चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो अगर हम कंट्रोल करेंगे इस एनर्जी को जो रिलीज़ होती हैं, जो कि होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैडमियम रॉड्स होती हैं जो कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन करती हैं। तो अब हम इस एनर्जी को कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ कर सकते हैं। उससे हम वाटर को हीट कर सकते हैं, जो कि एक स्टीम जनरेट करेगा, और जो वो स्टीम टरबाइन को चलाएगा, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर की वो 6780 मेगावाट है। न्यूक्लियर पावर जो है वो 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया है। सबसे ज़्यादा कोल से होती हैं, फिर गैस से, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, और फिर विंड पावर से, उसके बाद न्यूक्लियर पावर से। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इंडिया के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल होता है सबमरीन्स के लिए भी। ये न्यूक्लियर पावर का एक कॉन्सेप्ट है, जैसा ये सिमिलर टू कोल है, जैसे कोल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कोल्स बनने के बजाय है न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज विच प्रोड्यूसेस द स्टीम, जो स्टीम फिर टरबाइन को चलाता है, और फिर टरबाइन डायनामो को चलाता है, और डायनामो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड को हम देते हैं। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। जैसा कि अभी पिछली बार हमने बताया कि कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये ट्रेंड अब बदलता जा रहा है, और हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोलर पावर इसमें मेजर है। ये नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं और रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ये ख़त्म कभी नहीं होंगे, और हम रिन्यू कर सकते हैं उनको। नॉर्मली ये नहीं यूज़ होते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़ या होम्स के लिए या कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए, लेकिन अब सोलर पावर इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर हेवी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑफिशियल एंड हेल्थ केयर पर्पजेज़। सोलर पावर जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस्तेमाल हो रहा है अब बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए। इनमें सप्लाई ऑफ एनर्जी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो एनर्जी है वो कब जनरेट होगी आपको पता नहीं, यानी कि सनलाइट कब होगी आपको पता नहीं, विंड कब चलेगी वो आपको पता नहीं, यानी कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप पावर कब जनरेट करोगे। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी स्टोरेज है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बैटरी स्टोरेज भी इस्तेमाल हो रही है, पंप्ड स्टोरेज भी इस्तेमाल हो रही है, और इस
एनर्जी से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल या फिर इन फ्यूल सेल्स। तो ये हैं सॉल्यूशंस। बैटरीज में लेड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी हैं, निकल कैडमियम बैटरी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या क्या हैं? सोलर एनर्जी हैं, विंड एनर्जी हैं, जियोथर्मल एनर्जी हैं, ओशियनिक एनर्जी हैं, बायोमास हैं और दूसरे माइनर सोर्सेज हैं। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो तब प्रोड्यूस होती है जब लाइट फॉल करती है सिलिकॉन क्रिस्टल्स पर, यानी कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स पर, एक पीएन जंक्शन पर। तो उसमें सोलर सेल उसको बोलते हैं आम भाषा में। उसमें एक इफ़ेक्ट होता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। एक्चुअल में फोटो वोल्टेक इफ़ेक्ट है और ये सिमिलर है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का के, तो हमें फोटो वोल्टेक इफ़ेक्ट लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं फोटो वोल्टेक सेल्स, और इन जब सेल्स बहुत सारी मिलती हैं सीरीज़ में, उनको बोलते हैं सोलर पैनल्स। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट में क्या होता है, जब लाइट फॉल होती है तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है जिससे करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ट्रमेंडस कैपेसिटी है, सोलर एनर्जी में ट्रमेंडस कैपेसिटी हैं। ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल सेटिंग्स को पावर फराम कर सकती हैं और 24/7 कर सकती हैं जब आप इसको बैटरी स्टोरेज के साथ मिलाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सन हर जगह, मोस्ट ऑफ द टाइम सन शाइन्स इन एवरी प्लेस। दमन एंड दीव में जो है, दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है, ये एंटायरली रन करती हैं सोलर पावर पर, और बेंगलुरु दिन में एंटायरली रन करता है सोलर पावर पर। तो थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट सोलर पावर के प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। सोलर फार्म्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं यहाँ पर थार डेजर्ट में, या प्राइवेट प्लेयर्स ने भी बनाए हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम्स पर सब्सिडी मिलती है, और जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी इंडिया की है वो 36.9 गीगावाट्स हैं। गीगावाट होते हैं 1024 मेगावाट, 1 गीगावाट होता है 1024 मेगावाट। तो 36.9 गीगावाट की कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2020 में इंडिया में। लेकिन जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट स्टेडली फॉल हो रहा है, और जो कॉस्ट स्टेडली फॉल हो रहा है, लेकिन और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम है स्टोरेज की। बैटरी स्टोरेज इज़ नीडेड फॉर नाइट, क्योंकि रात में सोलर पैनल काम नहीं करेगा, इसलिए बैटरी स्टोरेज चाहिए। और बैटरी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हो चुकी है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल स्टोरेज हो जाए। तो क्या प्रिंसिपल है सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का? सोलर पैनल पे इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है, एक ये डीसी करंट प्रोड्यूस करती है, डीसी करंट फिर इन्वर्टर को फीड होती है, इन्वर्टर फिर डीसी करंट को एसी करंट बनाता है और वो फिर ग्रिड को देता है, और ग्रिड फिर यूज़ हम कर सकते हैं। तो फोटो वोल्टिक इफेक्ट में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है एक पीएन जंक्शन पर, पीएन जंक्शन, तो ये नॉक आउट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स जब नॉक आउट होते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज सब बन जाता है, और जो पी एन जंक्शन के पी साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, लेकिन ये एन जंक्शन की तरफ चले जाते हैं, और इसमें होल्स रह जाते हैं ज़्यादा। पी जंक्शन में होल्स रह जाते हैं ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं एन जंक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स में एक नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स में एक रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पी साइड पॉजिटिव हो जाता है, ई साइड एन साइड नेगेटिव हो जाता है। तो इससे करंट प्रोड्यूस होती हैं जो कि फिर फ्लो होती हैं, और इसी करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये प्रोड्यूस होती हैं लाइट से। जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ेंगे तो बहुत सारी करंट और बहुत सारी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। विंड एनर्जी में विंड टर्बाइंस को मूव करती हैं, और टर्बाइंस फिर डायनामो को यानी कि जनरेटर को मूव करते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है इंडिया की विंड एनर्जी की? वो है 38.124 गीगावाट। जैसे कि मैंने बताया अभी, गीगावाट 1024 मेगावाट होता है, यानी कि 1024 मेगावाट्स। तो 38 क्लोज टू 40 गीगावाट्स ऑफ पावर विंड कैपेसिटी इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया। ये 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा, मतलब 4th सबसे ज़्यादा विंड पावर इंडिया में बनता है। विंड पावर ज़्यादातर साउदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन्स में होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने कहा है कि विंड एनर्जी पोटेंशियल
302 गीगावाट का है इंडिया का, तो इसमें से 38 गीगावाट ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तमिलनाडु को सबसे हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर की, वो है 7.5 गीगावाट। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 5 गीगावाट और गुजरात का 4 गीगावाट। विंड एनर्जी इन स्टेट्स में ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो विंड एनर्जी का है। विंड आती हैं, टरबाइन को चलाती हैं और टरबाइन फिर डायनामो को चलाता है, डायनामो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो कि ग्रिड को फीड होती है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के लिए हम पहले डायग्राम देखेंगे ताकि हम इसको समझें। जियोथर्मल एनर्जी एक सुराख होता है ज़मीन में, तो इसमें बहुत हॉट गैसेस और वेपर्स निकलते हैं और वो बहुत फोर्स से निकलते हैं बाहर। अगर हम इसमें एक टरबाइन लगाएंगे, ये टरबाइन मूव हो जाएगा, फिर ये डायनामो को चलाएगा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो ग्रिड को हम दे सकते हैं। इसी एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि एनर्जी ड्यू टू हीट इन द अर्थ। तो अब हम वापस आते हैं जियोथर्मल एनर्जी पर। जियोथर्मल वेंट्स जो कि एक सुराख है, बहुत सारा अंदर सुराख होता है, बहुत लंबा सुराख होता है 1 किलोमीटर तक, तो ये टरबाइन को मूव करता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में पुगा, लद्दाख, तातापानी, छत्तीसगढ़, गोदावरी, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, बकरेश्वर, वेस्ट बंगाल, तुवा, गुजरात, उन्नाव महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र, राजगौर एंड मुंगेर बिहार, इन जगहों पर ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी के रिजर्व्स का पोटेंशियल है। लेकिन जो इंस्टॉल्ड प्लांट है वो पुगा वैली, लद्दाख में है। ओशियनिक एनर्जी की तरफ अब हम आते हैं। ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओशन में 2 तरह के एनर्जी होती है, एक तो थर्मल एनर्जी होती है यानी कि हीट, जो हीट अप करता है सन एक पोर्शंस ऑफ द ओशन, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और वेव्स और टाइड्स होती हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे हम कैसे फ़ायदा उठाएं, मतलब जो थर्मल एनर्जी है वो यूज़ होती हैं अमोनिया को हीट करने में। अमोनिया फिर एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड जब होता है तो वो एक पाइप के ज़रिए बाहर निकलता है अंडर प्रेशर। वो पाइप फिर वो जेट सा बन जाता है और वो टरबाइन को चलाता है, वो फिर जनरेटर चलाता है और फिर एनर्जी बनती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जब टाइड्स आते हैं या फिर टाइड्स और वेव्स आते हैं तो वो डायरेक्टली एक टरबाइन को चलाते हैं और जब वो जनरेटर को चलाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी का ये प्रिंसिपल है। ओशियनिक वाटर जो है हीट होता है सन से, उसके बाद वो फिर अमोनिया को हीट करता है, अमोनिया एक्सपेंड करता है और इस पाइप के ज़रिए एस्केप होता है और फिर एक टरबाइन को चलाता है जो डायनामो को चलाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो ग्रिड को फीड होती है। इसी तरह जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली टरबाइन को चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं जो ग्रिड को फीड होती हैं। वेस्ट से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है ज़्यादातर यहाँ अर्बन एरियाज़ में। तो 50 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है अर्बन एरियाज़ में इंडिया में, और 600 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है एनुअली इंडिया में। तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। कैपेसिटी कितनी है? 26,000 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम अर्बन एंड म्यूनसिपल वेस्टेज और 1300 मेगावाट ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्टेज रेस्पेक्टिवली। 48 प्रोजेक्ट हैं जिनमें एग्रीगेट कैपेसिटी है 69.62 मेगावाट की, इनको इंस्टॉल किया हुआ है। कैपेसिटी है 2600 मेगावाट, मगर 48 प्रोजेक्ट हैं जिनमें 70 क्लोज टू 70 मेगावाट इंस्टॉल हुई है। बायोमास एनर्जी जो है वो हम अब इस्तेमाल करें, बायोमास एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आता है, बायोमास में आता है कावर, बफेलो डंग केक, स्ट्रॉ, स्टोवर, शुगर कैन, बेगेसी, ट्विग्स, ब्रांच एट्सेट्रा। तो या तो हम ये डायरेक्टली एज फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे कि गांव के लोग करते हैं, या फिर हम इसको गैसिफिकेशन करते हैं जिसमें एक बायोगैस बनता है या गोबर गैस बनता है जिसको एज फ्यूल यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बायोमास एनर्जी या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम, या को जनरेशन प्लांट्स में यूज़ करते हैं, या फिर गैसीफायर्स में यूज़ करते हैं। इंडिया का जो पोटेंशियल है बायोमास एनर्जी का वो 18 गीगावाट है, और 32% ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी जो इंडिया में यूज़ होती है वो बायोमास से आती है। और 5 गीगावाट कैपेसिटी
कि जो बायोमास के प्लांट्स इंडिया में ऑलरेडी हैं, तो 18 गीगावाट जो हैं वो पोटेंशियल है, 5 गीगावाट ऑलरेडी हैं। 83% इनमें से ग्रिड के कनेक्टेड हैं वो, लेकिन 17% जो है वो ऑफ ग्रिड हैं, यानी कि लोकल प्लांट्स हैं जो लोकल यूजेज के लिए। ऑफ ग्रिड प्लांट्स में 3 किस्म के प्लांट्स आते हैं। को जनरेशन प्लांट्स आते हैं, बायोमास गैसीफायर्स आते हैं, और वो रूरल एप्लीकेशंस के लिए भी होते हैं और थर्मल एप्लीकेशंस के लिए भी होते हैं। 70 को जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, और उनकी सरप्लस कैपेसिटी है 800 मेगावाट। सरप्लस कैपेसिटी मतलब वो अपने यूसेज के लिए भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो सरप्लस कैपेसिटी उनकी है वो 800 मेगावाट है। अब हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, बायोमास गैसीफायर क्या होता है और कोजनरेशन प्लांट क्या होता है। बायोगैस गैसीफायर्स में जो बायोमास होता है उसको फर्मेंट किया जाता है अंडर एनारोबिक कंडीशंस, जो एक पिट में होता है ज़्यादातर। इससे एक फर्मेंटेशन से गैस प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं बायोगैस। इसको 1 महीना लग जाता है। तो रेजिड्यू को हम एज मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो गैसिफिकेशन का है वो हीट है। जब हम हीट करेंगे बायोमास को, उसमें से गैस निकलेगा। इसमें ये को जनरेशन प्लांट्स में भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बायोमास गैसीफायर ये है पिट जिसमें बायोमास हम डालते हैं, और फिर इसको 1 महीने के लिए एयर टाइट करते हैं। फिर इसमें गैस बनता है, फिर ये पाइप के ज़रिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बर्नर को चलाने के लिए, और इससे हम कुकिंग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हैं। 56 ऑपरेशनल बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में है, केरला में है और कर्नाटका में है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बायोगैस प्रोड्यूस होता है, यानी कि 3578 लाख क्यूबिक मीटर्स, और आंध्र प्रदेश में 2165 लाख क्यूबिक मीटर्स। अब बायोमास को जनरेशन सिस्टम्स में क्या होता है, इनमें जो है एक बायोमास बर्न किया जाता है, फिर थर्मल ऑयल को हीट करता है, फिर वो स्टीम प्रोड्यूस करता है, स्टीम फिर टरबाइन को रन करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जो थर्मल ऑयल है वो फिर हम, या फिर स्टीम है वो हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं को जनरेशन सिस्टम्स। ये बायोमास है, इसको जलाया जा रहा है, फिर थर्मल ऑयल हीट अप हो रहा है, स्टीम जनरेट हो रहा है, स्टीम फिर फोर्सफुली निकलता है और टरबाइन को चलाता है, वो डायनेमो को चलाता है, वो ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो ये हैं बायोमास को जनरेशन प्लांट। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब लास्ट में आता है। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसका साइज़ बहुत कम होता है। एक नाले पे बनाया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम रिवर्स पे बनाते हैं, लेकिन जब नाले पे बनाएंगे 25 मेगावाट से कम कैपेसिटी होगी, उसको बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी 4683 मेगावाट बनाया जाता है पावर इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम बहुत जल्द तैयार करेंगे, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी जब वो अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।